हेलो एवरीवन, मैं हूं पुनीत शर्मा और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विधि मेंटोरा पे। एक ऐसा चैनल यूट्यूब का जिस पे हम कॉम्प्रिहेंसिव लॉ की स्टडी करवाते हैं, जिससे आपकी होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके लॉ रिलेटेड सब्जेक्ट्स में। जुडिशल्स की क्लासेस, आपकी क्लैट पीजी की और एलबी सेमेस्टर एग्जाम की क्लासेस हम करवाते हैं। तो अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट कि जब भी हम कोई वीडियोस अपलोड करें तो आप तक पहुंच जाएं, और आपको जो कंटेंट चाहिए हो, जिस तरीके का भी, जिस लॉ सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम आपको उस तरह की वीडियो बना के प्रोवाइड कर देंगे। फिर अभी हम चला रहे हैं इस चैनल पे एलएलबी सेमेस्टर एग्जाम सीरीज, जिसके अंदर हमारा फोकस होता है यूनिवर्सिटी के एलएलबी सेमेस्टर एग्जाम्स के ऊपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करते हैं, उसके बेसिस में आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं और मैं ये बताता हूं कि अपने एक्सपीरियंस से, सिंस आई एम अ जेआरएफ होल्डर, आईएलआई से मैंने अपना मास्टर्स करा, टॉपर ऑल इंडिया, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से, मैंने जुडिशल्स के मेंस लिखे हैं, इंटरव्यू अपेयर करे, तो अपने एक्सपीरियंस से बताता हूं कि क्वेश्चन का आंसर होना कितना चाहिए और कैसे लिखना चाहिए। फिर 2 वीडियोस डेली हर सब्जेक्ट के ऊपर आती है, तो अगर आप मिस नहीं करना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट कि हमें ऐसा काम करने की मोटिवेशन मिलती रहे। और साथ में एलएलबी रिलेटेड वैकेंसीज भी हम अपलोड करते हैं इस चैनल पे। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है बेसिक्स ऑफ सीपीसी। अभी हमने सीपीसी के हमारी सीपीसी की आप प्लेलिस्ट देख सकते हो, उसमें बहुत सारे सीपीसी के लेक्चर हैं। तो बात आई कि सर ठीक है, सेमेस्टर एग्जाम में तो मोटा मोटा क्वेश्चन आता है, हमें बेसिक्स पढ़ने की क्या जरूरत है? बिना बेसिक्स में तो काम चल जाएगा, एग्जाम तो निकल जाएगा। बात बिल्कुल सही है, बिना बेसिक्स पढ़े भी आपका एग्जाम तो पक्का निकल जाएगा एलएलबी, अगर आपने मेरी वीडियोस देख ली। लेकिन कभी ये सोचा है कि भाई ये जो आप तैयारी कर रहे हैं ना लॉ की, ये प्रैक्टिकल चीज है, ये थ्योरेटिकल चीज नहीं है। एग्जाम तो निकल जाएगा, लेकिन वो 5 साल और 3 साल की एलएलबी के बाद जो मार्केट में आपका एक्सप्लॉयटेशन होगा, सिंस आपकी फाउंडेशन तो है नहीं, बेसिक सब्जेक्ट्स के पता नहीं है, तो वो कैसे बचाओगे? दूसरी चीज, अपने एक्सपीरियंस से बताता हूं, मैंने जुडिशल्स के इतने इंटरव्यू अपेयर करे हैं, मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब भी करी है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूं। इंटरव्यूज में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज पूछ जाती है, उनको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है इंटरव्यू में आपसे ये पूछने के लिए कि डिफरेंस बिटवीन कल्पेबल, होमिसाइड और मर्डर बता दीजिए। इतना समय किसी के पास है ही नहीं कि रेस जुडी काटा होता है वो समझा दो, रेस सब जुडियस क्या होता है वो समझा दो, नहीं। वो सिर्फ बेसिक्स ऑफ लॉ पूछेंगे कि भाई सीपीसी में टोटल कितने सेक्शंस हैं, कितने ऑर्डर्स हैं, सीपीसी को अमेंड करने की पावर किसके पास है, किस दिन आया, फिर सीपीसी कॉन्स्टिट्यूशन में कहां मेंशन है। उनको बेसिक्स जानना है, वो उसी से अंदाजा लगा लेंगे कि अगर जिस स्टूडेंट को बेसिक पता है तो उसको काम तो हम सिखा ही देंगे। लेकिन जिसका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है भैया, उसको तो फिर कोई नहीं सिखा सकता, उसने फिर रट्टा मार के लॉ के एग्जाम पास करे हैं। तो इसलिए बेसिक समझना लॉ के हर सबसे जरूरी है, पहली चीज। दूसरी, क्यों मैंने बेसिक ऑफ सीपीसी पकड़ा? पूरा यूट्यूब छान लेना, आपको ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी जो सीपीसी का बेसिक्स बता दे। मैं भी पढ़ाने गया था तो मैंने वहां देखा, जैसे कॉमर्स की लाइन में मैथ्स का हिसाब किताब है ना, कि लोगों को मैथ से डर लगता है, और कुछ कर लेंगे, ह्यूमैनिटीज कर लेंगे, कुछ भी, लेकिन मैथ्स नहीं करेंगे। मैथ्स से लोगों को डर लगता है भाई, क्योंकि डिफिकल्ट बना दिया गया है। सेम केस पूरे लॉ के अंदर 3 सब्जेक्ट का हाल है, इंडियन एविडेंस, सीआरपीसी और सीपीसी। लोगों को ये समझ ही नहीं कि भाई आपकी जो प्रैक्टिस है ना, कल को आप एडवोकेसी करने जाओगे तो आपकी प्रैक्टिस डिपेंड करती है सिर्फ एक चीज के ऊपर, कि आपके इन 3 सब्जेक्ट्स पे कितनी कमांड स्ट्रांग है। अगर आपको इन 3 सब्जेक्ट्स पे कमांड स्ट्रांग है तो अपनी प्रैक्टिस चला ही लोगे, नहीं तो धक्के खाते रहोगे। उनको इंपॉर्टेंस समझाई जाती, फिर इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाया नहीं जाता, जिससे क्या होता है, लॉ सब स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा हुआ है सीपीसी। भाई सीपीसी निकलता क्यों? ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, क्यों सबसे मुश्किल है, और सीपीसी में अगर आपकी कमांड है तो आपके फायदे क्या हैं? कॉलेजेस में गेस्ट फैकल्टीज की जॉब निकलती है, हाईली पेड करे जाते हैं लोग, सीपीसी पढ़ाने के लिए बाहर से टीचर बुलाए जाते हैं, एडवोकेट्स बुलाए जाते हैं।
सोच रहे हो क्यों? कि इस सब्जेक्ट में ऐसा क्या है कि भाई जिसके लिए बाहर से टीचर बुलाने पड़ते हैं, स्पेशल लोगों की जरूरत पड़ती है। हर टीचर इस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा सकता, कितना बड़ा तुर्रमखा क्यों ना हो, कितने साल की उसने अपनी टीचिंग एक्सपीरियंस हो। क्यों है ऐसा? देखिए, पहली बात, टोटल 158 सेक्शंस हैं इसमें, 158 सेक्शंस हैं, 158 सेक्शंस हैं। ठीक है सर, इसमें कौन सी नई बात है? ठीक, आज तक आपने जितने सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे उसमें आपने सेक्शंस देखे होंगे, सेक्शंस। ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, टीपीए, हिंदू मैरिज एक्ट, सब में सेक्शंस हैं। किसी में 100 है, किसी में 75 है, किसी में 30 है, सेक्शंस हैं। तो इसमें भी सेक्शंस हैं 158। साथ में इसके अंदर 51 ऑर्डर्स हैं, 51 ऑर्डर्स, और हर ऑर्डर के अंदर बड़े सारे रूल्स। जैसे मैं एग्जांपल दूं, सबसे बड़ा ऑर्डर है ऑर्डर 21 एग्जीक्यूशन, जिसके अंदर है 106 रूल्स। सोच रहे हैं 158 तो सेक्शन है, साथ में एक ऐसा ऑर्डर है जिसमें से 106 तो रूल हैं, तो टोटल सारे ऑर्डर्स के रूल मिला ले तो हजारों में चले गया। तो इसका मतलब आपको एक ऐसा टीचर चाहिए पढ़ाने के लिए जिसको साइमल्टेनियसली सेक्शंस पे भी कमांड हो, साथ में रूल्स में भी कमांड हो, ऑर्डर्स पे भी कमांड हो। मतलब वो कनेक्ट कर सकता है कि भैया ये सेक्शन में अगर बात लिखी है तो ये कनेक्ट होगी इस ऑर्डर से जाके, और ये ढूंढना मुश्किल है, और मार्केट में मुश्किल काम के पैसे हैं। आई एम JRF होल्डर, जब भी मुझे ज्यादा पे होता है एज कंपेयर टू अदर टीचर्स, क्योंकि मेरी इन 3 सब्जेक्ट पर अच्छी कमांड है, CRPC, CPC और इंडियन एविडेंस, क्योंकि मैंने इनको अपने लिए समझा ही ऐसा। और यही चीज मैं आपको थ्रू यूट्यूब समझाने की कोशिश करूंगा कि सब्जेक्ट के बेसिक्स क्या हैं। और आपको अगर इस सब्जेक्ट पर कमांड आ गई तो अपनी प्रैक्टिस में आप फिर देखना कि आपको डिफरेंस फील होता है। ठीक है, अब इतना समझ आया हो कि CPC का बेसिक्स क्यों जरूरी है इंटरव्यू के लिए। ठीक है, इंटरव्यू के लिए जरूरी है। फिर बेसिक से ना आप सब्जेक्ट से कनेक्ट हो जाते हो। अगर आपको किसी सब्जेक्ट की फाउंडेशन समझ आ गई तो उस सब्जेक्ट को आप फ्यूचर में जाकर खुद अपने आप भी पढ़ लोगे, आपको फिर किसी की जरूरत नहीं है। मुझे तो बस गाइडिंग लाइट दिखानी है कि अच्छा इस सब्जेक्ट का ये बेसिक है, ये टर्म्स का मतलब है, कॉज ऑफ एक्शन ये होता है, टाइटल ये होता है, सब्जेक्ट मैटर ये होता है। अगर आपको ये सब चीजें पता है तो आप सब्जेक्ट को अपने आप भी उठा लोगे, आपको उसका किसी की जरूरत नहीं है। फिर अगर आपको सब्जेक्ट की सोल समझ आ गई, उस सब्जेक्ट को बनाने का लॉजिक समझ आ गया, तो भाई उस सब्जेक्ट को तो आपकी सबसे बढ़िया कमांड होगी, क्योंकि हर चीज है लॉजिक। भैया दुनिया में कोई भी चीज एग्जिस्ट करती है तो ऐसे ही नहीं कर रही है, उसका कोई ना कोई लॉजिक है। जैसे CPC कब आया? 1909 में, 1909 आजादी से पहले ब्रिटिशर्स लेके आए। तो कभी आपने ये बात सोची कि भैया इतना बड़ा सब्जेक्ट है, अंग्रेज आए थे इंडिया में लूटने के लिए, तो लूट के जाते ना, उनको इतना दिमाग ऐसा क्यों हो गया, इतना दिमाग खराब क्यों हो गया, उनको लॉज बनाने पड़ गए, वो भी CPC जैसा लॉ 1909 में बना था जो आज तक हम वही खींचते आ रहे हैं। मेजर चेंजेस तो हमने आज तक कुछ करे ही नहीं, क्योंकि नियरली परफेक्ट है ये लॉ, बहुत कम डिफेक्ट है इस लॉ में। तो क्यों बनाया गया, ऐसा क्या एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से जानने जरूरी, क्योंकि कल को आप जज बनोगे, अच्छे एडवोकेट्स बनोगे, एडमिनिस्ट्रेटिव साइकोलॉजी समझ लो। अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन की साइकोलॉजी समझ आ गई तो आप अपनी वकालत भी चला लोगे। साइड के दोनों साइड पता होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन की साइड भी पता होनी चाहिए और जनरल पब्लिक की साइड भी पता होनी चाहिए, जब आपकी उस चीज पर अच्छी कमांड हो पाती है। इसलिए किसी चीज का बेसिक समझना जरूरी है, और मैं हमेशा अपनी स्टार्टिंग क्लासेस बेसिक्स की करता हूं। ठीक है, अब बेसिक से शुरू करते हैं। पहला सवाल CPC के बेसिक से हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्या ये सब्सटेंटिव लॉ है, ये प्रोसीड्यूरल लॉ है? आप में से बहुत लोगों को जवाब पता होगा सर प्रोसीड्यूरल लॉ है। ठीक है, इंटरव्यू में ये नहीं पूछेंगे कि उनको ही पता है, तुम बता दोगे कि सब्सटेंटिव लॉ है या प्रोसीड्यूरल लॉ है।
वो आपसे पूछेंगे कि भाई ये बताइए सब्सटेंटिव लॉ का मतलब क्या होता है और प्रोसीड्यूरल लॉ का मतलब क्या होता है, फिर उस सेंस में बताओ कि सब्सटेंटिव है प्रोसीड्यूरल है। वो मतलब पूछेंगे, वो कोर पे जाएंगे। तो मैं अपने बताता हूं आपको सब्सटेंटिव लॉ होता क्या है। सब्सटेंटिव लॉ वो लॉज होते हैं जो आपको लीगल राइट्स क्रिएट करते हैं। सब्सटेंटिव लॉ वो होता है, वो लॉ जो आपके लिए लीगल राइट्स, आपके अधिकार आपको बताता है, जो प्रोवाइड करता है, क्रिएट करता है, वो उन लॉज को कहा जाता है सब्सटेंटिव लॉ। जिन लॉज में आपके अपने राइट्स के बारे में बता रहा गया है कि आप ये काम कर सकते हो, ये नहीं कर सकते। यह एग्जाम्पल जिसमें डूज और डोंट्स में के बारे में बता रखा है कि क्या चीज आप कर सकते हो और क्या चीज नहीं कर सकते। जिस लॉ में ये बताया हुआ है, नियम बताए हुए हैं कि इस खेल को कैसे खेलना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है तो क्या करना है, क्या चीजें नहीं करनी, डूज और डोंट्स, वो होते हैं सब्सटेंटिव लॉज। वो लॉज जो आपके लीगल राइट को बताते हैं, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, टीपीए, अगर प्रॉपर्टी खरीदनी बेचनी है तो क्या क्या होनी चाहिए रिक्वायरमेंट, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट। आपका हो गया टॉट, टॉट बताता है कि कोई भी बिना, आपको राइट देता है और आपको बताता है कि विदाउट योर परमिशन आपके मकान में कोई भी एंटर नहीं कर सकता। अगर उसने एंटर करा तो उसने आपके लीगल राइट का वायलेशन करा और आप उसके अगेंस्ट ट्रेसपास का केस फाइल कर सकते हो। तो टॉट क्या है, सब्सटेंटिव लॉ है। तो सब्सटेंटिव लॉज कौन से लॉज हैं, जो आपके राइट्स बता रहे हैं, लीगल राइट्स बता रहे हैं। प्रोसीड्यूरल लॉ क्या चीज हो गई, प्रोसीड्यूरल लॉ मतलब वो लॉज जो प्रोसीजर बताते हैं टू प्रोसीजर लॉ मतलब वो लॉज जो प्रोसीजर बताते हैं रेमेडीज ऑब्टेन करने के लिए कि भैया देखो सब्सटेंटिव लॉ ने आपको राइट दिया, सब्सटेंटिव लॉ ने ही आपको रेमेडी दे दी, ठीक है, ये राइट ये रेमेडी। जैसे मान लो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही आपके लॉज सब्सटेंटिव राइट्स हैं, ठीक है, आपको राइट्स बता रखे क्या क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते, अगर ये चीजें फुलफिल करोगे तो आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हो। सब्सटेंटिव लॉ ने राइट दिया, सब्सटेंटिव लॉ ने ही रेमेडी बता दी। मतलब सेक्शन 73 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि अगर आपके साथ किसी ने कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच करा है तो आप कंपनसेशन का केस फाइल कर सकते हो। सब्सटेंटिव लॉ में ही राइट है, सब्सटेंटिव लॉ में ही रेमेडी है। लेकिन इस राइट से रेमेडी तक पहुंचा कैसे जाएं, भैया घर बैठे बैठे तो रेमेडी मिलेगी नहीं, कंपनसेशन आएगी नहीं, कहीं तो जाना पड़ेगा, किसी फॉरम में तो जाना पड़ेगा। लेकिन कैसे उसको अप्रोच करें, कहां जाना है, क्या प्लेन ड्राफ्ट करनी है। तो ये जो आपकी जर्नी है ना, राइट से रेमेडी तक पहुंचने की ये जर्नी है, ये जर्नी ही प्रोसीड्यूरल लॉ है। मतलब एक ऐसा लॉ जो आपको प्रोसीजर बताता है कि जिससे आप अपनी रेमेडीज अवेल कर सकते हो, ले सकते हो, वो होता है प्रोसीड्यूरल लॉ। और सीआरपीसी क्या है, वो सीपीसी क्या है, सीपीसी क्या है, प्रोसीड्यूरल लॉ है, क्योंकि वो आपको प्रोसीजर बताता है अपनी लीगल राइट्स को ऑब्टेन करने का, रेमेडीज तक पहुंचने का तरीका है। पता चल जाएगा आपको सीपीसी पढ़ के, किसी वकील, आप वकील बनोगे, एडवोकेट बनोगे, जब भी आपके पास कोई क्लाइंट का केस आएगा सबसे पहले आप सीपीसी खोलोगे, सीपीसी से आप पता करोगे कि मुझे केस कहाँ फाइल करना है, राजस्थान में करना है या हरियाणा में करना है, फिर राजस्थान में भी कहाँ पर्टिकुलर केस फाइल होगा, किस कोर्ट के आगे फाइल होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या हाई कोर्ट में, फिर पिटीशन जाएगी, एप्लीकेशन जाएगी या सूट जाएगी। तो और प्लस हमें अपनी प्लेंट में क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, हर चीज कोर्ट तक जाने का पूरा प्रोसेस आपको बताया जाता है प्रोसीड्यूरल लॉ के थ्रू। जब ये है आपका प्रोसीड्यूरल लॉ। तो सीपीसी क्या है, प्रोसीड्यूरल लॉ, बिकॉज इट प्रोवाइड प्रोसीजर टू ऑब्टेन रेमेडी। ठीक है, नेक्स्ट चीज कि सर मीनिंग ऑफ द वर्ड कोड। देखो आपने अभी तक जितने लॉस पढ़े होंगे उन सब के एंड में आपने लिखा देखा होगा एक्ट, ठीक है,
लेकिन ये एक पहला लॉ है जिसमें आपने एंड में देखा है कोड, इसके एंड में लिखा है कोड। बाकी सब लॉज में लिखा होता है एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, इसी के लॉ के एंड में लिखा है कोड। तो ये कोड का मतलब क्या होता है, इस कोड का मतलब क्या होता है और क्यों लिखा गया है? देखिए, कोड का मतलब होता है, कोड ना बेसिकली उन लॉज के लिए इस्तेमाल होता है जो, मान लीजिए उस लॉ के ऊपर ना पहले बहुत सारे छोटे छोटे बेयर एक्ट थे, ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे बेयर एक्ट, बहुत सारे छोटे छोटे लॉज थे। फिर हमने देखा यार एडमिनिस्ट्रेटिव इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी पे फर्क पड़ता है कि यार एक जज इतने सारे बेयर एक्ट कैसे याद रखें, कैसे संभालें। अभी तो आप एग्जाम दे रहे हो इसलिए पढ़ लेते हो, बाद में जब शादी हो जाएगी, जज बन जाओगे, फिर कौन इतना पढ़ रहा है भाई, इतने सारे बेयर एक्ट्स को कौन संभाल के रख रहा है। तो वो चीज़ जो है ना, आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी में फर्क पड़ती है कि अच्छा उस दिन आप तैयार होके नहीं गए, ढंग से आप प्रिपेयर नहीं थे, तो आपने करा एज अ जज आपने केस में एडजमेंट कर दी, चलो अब ये पढ़ के आऊंगा अगली बार, यह चीज़ें मुझे मिल नहीं रही है कोर्ट के अंदर। तो उस चीज़ को ठीक करने के लिए हमने क्या करा, उन लॉस पे जो छोटे छोटे बेयर एक्ट थे उन सबको कंबाइन करा, कंपाइल करा किसी एक एक्ट में, और उसको हमने बोल दिया कोड। मतलब कोड बेसिकली एक ऐसा लॉ होता है जहां पे हमने क्या करा, बड़े सारे स्कैटर्ड लॉज थे, उसी के सेम पॉइंट पे हमने कंसोलिडेट करा इनटू वन एक्ट बाय इनेक्टमेंट। हमने क्या करा, उन सारे लॉज को पकड़ के एक किताब में बांध दिया, और जो हमने किताब बनाई उसको हमने कह दिया कोड। तो उसका मतलब ये होगा, ये आपको बताने के लिए एज अ जज कि अगर इंडिया में किसी को भी सिविल प्रोसीजर के बारे में जानना है, क्रिमिनल प्रोसीजर के बारे में जानना है, तो वो सीपीसी और सीआरपीसी उठा ले, उसको मोस्टली चीजें पता चल जाएंगी। तो वो होता है कोड। मतलब एक लॉ में ही आपने बहुत सारे लॉज को कंपाइल कर दिया, कंसोलिडेट कर दिया, इसको आप कहते हो कि वो आपका कोड है। बाकी क्या है, वो सिर्फ एक सिंपल लॉज है जो अपने आप में इनफ नहीं है, उनको दूसरे लॉज के साथ रख के पढ़ना पड़ेगा जब वो कंप्लीट होंगे। जैसे एग्जांपल देता हूं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अपने आप में कंप्लीट नहीं है, जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को बाकी लॉज के साथ रख के पढ़ोगे जब वो कंप्लीट होता है। जैसे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के साथ सेक्शन 3 है इंडियन पार्टनरशिप, जो कहता है कि अगर आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के बारे में जानना है तो आपको कॉन्ट्रैक्ट को साथ रख के पढ़ना पड़ेगा। तो क्या दिखाता है कि जब इन दोनों को साथ रख के पढ़ोगे, दोनों लॉज को, जब जाके ये कंप्लीट बनेंगे। तो जब भी ये जो लॉज है कंप्लीट कोड कंप्लीट नहीं है, इसलिए उनको एक्ट कहा जाता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप, टीपीए, क्योंकि दूसरे लॉज की सहायता के साथ लेके उनको पढ़ा जाता है जब वो कंप्लीट होते हैं। कोड का मतलब कि ये लॉ इस पॉइंट के ऊपर अपने आप में एग्जॉस्टिव है, कंप्लीट है। जब भी आप लिखते हो कोड, यहीं से आपका इंटरव्यू का नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। तो पहली बात, किसी ने पूछा कोड क्या होता है? कोड मींस व्हेन स्कैटर्ड लॉज ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट आर कंसोलिडेटेड इनटू वन एक्ट बाय इनेक्टमेंट, इट इज नोन एज कोड। सिंपल डेफिनेशन ऑफ अ कोड है ये। अब बात आई कि सर अगला सवाल जो आपके इंटरव्यू में आता है, क्या सीपीसी एग्जॉस्टिव है या नहीं है? क्या सीपीसी एग्जॉस्टिव है या नहीं है? सीधा आप बोल दोगे एग्जॉस्टिव है। इंटरव्यूअर कहेगा प्रूफ बताओ मेरे को, मुझे ये बताओ कैसे एग्जॉस्टिव है, पता कैसे चला आपने कि एग्जॉस्टिव है? इसके लिए मैं आपको ट्रिक देता हूं। किसी भी लॉ का ना प्रियम्बल पढ़ लो, प्रियम्बल बता देता है कि ये लॉ अपने आप में एग्जॉस्टिव है या नहीं है। अगर किसी लॉ के बेयर एक्ट के प्रियम्बल में ये वर्ड मेंशन है कोड, अगर किसी लॉ के बेयर एक्ट में ये वर्ड मेंशन है कोड, तो इसका मतलब होता है कि ये जो लॉ है इस पॉइंट पे एग्जॉस्टिव है। तो सीपीसी का अगर आप प्रियम्बल पढ़ोगे तो उसमें वर्ड लिखा है टू, देखिए मैं आपको दिखाता हूं,
इसके प्रियम्बल में क्या लिखा है? टू कंसोलिडेट, इसके प्रियम्बल में लिखा है टू कंसोलिडेट एंड अमेंड। तो जिस बेयर एक्ट के प्रियम्बल में अगर आपको वर्ड दिख गया ना कंसोलिडेट, तो वो लॉ एग्जॉस्टिव है। सबसे सिंपल ट्रिक है, अगर वो पूछे पेपर में इंटरव्यू में कि एग्जॉस्टिव है या नहीं, बोलना यस इट इज एग्जॉस्टिव। कहां से पता चला? प्रियम्बल में वर्ड लिखा है आपका कंसोलिडेट एंड अमेंड, कंसोलिडेट एंड अमेंड। बाकी जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट ये सब पढ़ोगे तो उनके बेयर एक्ट में लिखा है टू डिफाइन एंड अमेंड, कि मतलब इस बेयर एक्ट में कुछ डेफिनेशंस हैं और कुछ अमेंडमेंट्स हैं। तो खुद ही कह रहे हैं कि एग्जॉस्टिव नहीं है, बनाने वाले ने प्रियम्बल में ही बता दिया लेजिस्लेचर ने कि ये लॉ को आप कैसे पढ़ोगे। तो ये जो लाइन है ना, यही इंटरव्यूज में चलती है, यही प्री में यही एग्जाम्स में चलती है जुडिशियल के, और यही आपके सारे एंट्रेंस में चलती है कि एग्जॉस्टिव है या नहीं है, प्रियम्बल पढ़ लो। अगर किसी के बेयर एक्ट में डिफाइन और अमेंड लिखा है तो वो एग्जॉस्टिव नहीं है। अगर कंसोलिडेट वर्ड लिखा है इट मींस इट इज अ एग्जॉस्टिव लॉ ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट। आई होप कि आपको उसको समझ आया हो कि पता कैसे करते हैं कि ये लॉ एग्जॉस्टिव है या नहीं है। मतलब एग्जॉस्टिव का मतलब होता है बच्चे कि क्या ये लॉ अपने आप में इस पॉइंट पे कंप्लीट है या नहीं है, क्या अपने आप में इस पॉइंट पे कंप्लीट है या नहीं है। तो सीपीसी कंप्लीट है अपने आप में। फिर किस दिन ये लॉ आया ये भी पता कैसे चलता है? हर बेयर एक्ट की इन्फोर्समेंट डेट तुम्हें रटी होनी चाहिए अगर कहीं भी लॉ फॉर्म में इंटरव्यू देने जा रहे हो। सेक्शन 1 हर बेयर एक्ट के इसमें सब कुछ लिखा होता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है एग्जाम्स की तैयारी के लिए। सेक्शन 1 में ही बता रखा है कि ये आया 1 जनवरी 1909, 1 जनवरी 1909 को आया, 1 जनवरी 1909 को आया। फिर नेक्स्ट चीज कि एप्लीकेबिलिटी, कि ये लॉ कहां तक अप्लाई होता है, कहां कहां तक लगता है ये वाला लॉ। तो सीपीसी की जो एप्लीकेबिलिटी है ये भी सेक्शन 1 में ही मेंशन है। सेक्शन 1 में ही बता रखा है कि सीपीसी पूरे इंडिया पे लगता है एक्सेप्ट नागालैंड एंड अदर ट्राइबल एरियाज। नागालैंड और ट्राइबल एरियाज को छोड़ के बाकी सब जगह पूरे इंडिया में सीपीसी अप्लाई होता है। तो इट मीन सर नागालैंड और ट्राइबल एरिया में कभी नहीं लग सकता सीपीसी? नहीं, लग सकता है। कैसे लग सकता है? अगर नागालैंड और उन ट्राइबल एरियाज की स्टेट गवर्नमेंट ये नोटिफिकेशन निकाल दें और उस थ्रू नोटिफिकेशन ये बोल दें कि हम चाहते हैं कि सीपीसी का ये वाला पार्ट इतना हिस्सा हमारे यहां लगे, हमारी स्टेट पे अप्लाई हो, तो फिर यस सीपीसी उस स्टेट में उतना लग सकता है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट के थ्रू बताएगी कितना सीपीसी हमारे यहां लगना चाहिए, फिर वहां पे सीपीसी लग सकता है। वरना अभी तो जनरल रूल ये होता है सीपीसी नागालैंड और ट्राइबल एरिया में नहीं लगता। प्रोवाइजो कहता है लग सकता है अगर स्टेट गवर्नमेंट थ्रू नोटिफिकेशन बाय ऑफिशियल गैजेट ये अप्रूव करवा लें। तो और ये भी देखो सेक्शन 1 में ये मैं दिखा देता हूं आपको। ठीक है, ये सेक्शन 1 चल रहा है, ये देखिए। इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट, पहले जम्मू कश्मीर है लेकिन अब तो पार्ट बन गया, स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरिया, प्रोवाइडेड स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न्ड मे बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट एक्सटेंड द प्रोविजन ऑफ दिस कोड और एनी ऑफ देम टू होल और पार्ट ऑफ द स्टेट। कि स्टेट गवर्नमेंट पूरा सीपीसी या थोड़ा बहुत हिस्सा अपने हिसाब से अपनी मॉडिफिकेशन से उतने पार्ट में सीपी वो अपनी स्टेट में लगवा सकती हैं। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट सेम चीज ना राजस्थान में मेंस में 2 नंबर के सवाल में आई थी कि सीपीसी कहां नहीं लगता है, लिखे आंसर, ये लिखना था कि नहीं लगता है कहां, नागालैंड और ट्राइबल एरिया में
और प्रोवाइजो बताना था कि लग सकता है अगर स्टेट गवर्नमेंट थ्रू नोटिफिकेशन ये बोले। तो ये इंपॉर्टेंस होती है आपको डीप में पढ़ने की। और एक चीज याद रखिएगा बच्चे, आपकी सैलरी आपकी नॉलेज पर डिपेंड करती है कि आपको कितनी उस चीज को लेके नॉलेज है। अगर आपको नॉलेज है तो यू विल बी पेड मोर एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स। इसलिए मैं एग्जाम में टॉप कर लेता हूं, क्योंकि मैं चीजों को बेसिक से समझना शुरू करता हूं तो मुझे चीज की एसेंस समझ आती है कि इंपॉर्टेंस क्या है। फिर टोटल सेक्शंस और कितने ऑर्डर्स हैं। टोटल जो है टोटल 158 सेक्शंस हैं और टोटल 51 ऑर्डर्स हैं। 158 सेक्शन 51 ऑर्डर्स, ठीक है। फिर सबसे बड़े ऑर्डर्स कौन से हैं ये पता होना चाहिए, ये आपके एग्जाम्स में आता है ये चीज, और इंटरव्यू में यही पूछते हैं। सबसे बड़ा ऑर्डर है ऑर्डर 21, जो है एग्जीक्यूशन से डील करता है। ऑर्डर 21 एग्जीक्यूशन, क्यों? क्योंकि उसमें रूल्स हैं 106। ऑर्डर 21 सबसे बड़ा ऑर्डर है जो एग्जीक्यूशन से डील करता है, जिसमें रूल्स हैं 106 रूल्स हैं। फिर है ऑर्डर 41 जो सबसे बड़ा ऑर्डर है नेक्स्ट, वो है अपील से डील करता है कि आप अपील कैसे फाइल करोगे, कैसी अपील ड्राफ्टिंग होनी चाहिए। इसके अंदर बेसिकली 30 रूल्स हैं, 30 रूल्स हैं, 30 रूल्स, इसलिए दूसरा सबसे बड़ा ऑर्डर है। तीसरा सबसे बड़ा ऑर्डर है ऑर्डर 5, जो समन्स से डील करता है। ऑर्डर 5 जो समन्स से डील करता है, कहां में कितने रूल्स हैं इसमें? 36 रूल्स हैं। तो नंबर 1 ऑर्डर 21, नंबर 2 ऑर्डर 41, नंबर 3 ऑर्डर 5 समन्स। तो इसमें सब बताया कि ये समन भिजवाओगे, अगर बंदा घर पे नहीं मिलेगा तो कैसे भिजवाओगे, दस्ती समन्स क्या होते हैं, हर चीज। किसी सरकारी गवर्नमेंट ऑफिसर को समन्स भिजवाने हैं, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, हर चीज डिटेल में बता रखी है इसके अंदर। तो ये ऑर्डर्स बच्चे देखो कुछ भी नहीं है, सही बताऊं आपको। सेक्शंस में जो चीज लाइन 1-2 लाइन में लिख के छोड़ दी, सेक्शंस में जो चीज 1-2 लाइनों में लिख के छोड़ दी, ऑर्डर्स में उसको डिटेल में जाकर कंप्लीट कर दिया। ये फर्क है बस। इसलिए ऑर्डर्स आपके इतने सारे हैं। तो था क्या, सीपीसी के ऊपर बड़े सारे ना छोटे छोटे बेरेक्ट्स बने हुए थे। उससे क्या था, एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंसी में फर्क पड़ रहा था। इन लोगों ने उठाया सारे एक्ट्स को, हर चीज को उठा के एक जगह बांध दिया, उसको कह दिया अपने कोड है। सेक्शंस में क्या है, चीजें सिंपल फॉर्म में लिखी है कि सूट हमेशा इंस्टीट्यूट करो तो प्लेंट के थ्रू होना चाहिए, लेकिन प्लेंट में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए वो सब बताया ऑर्डर 4 में। तो ऑर्डर्स और सेक्शन कॉम्बिनेशन के साथ चलते हैं। जो सेक्शन में छोटे में लिख के छोड़ दिया, ऑर्डर में जाके उसको डिटेल में कंप्लीट कर दिया। सेक्शंस में बता दिया कि अपील ऐसे जाएगी, यहां जाएगी, लेकिन अपील की ड्राफ्टिंग कैसे होगी, क्या उसमें लिखना है क्या नहीं लिखना, डिले हो गया तो फिर क्या करेगा जज, हर चीज जो बारीकी में वो ऑर्डर 41 में बता दी 30 रूल में करके। तो ये चीज है, ठीक है। अब है अमेंडिंग पावर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बहुत दोस्तों के अपने इंटरव्यूज में आते हुए देखा है, उनसे पूछा गया जुडिशियल तक के इंटरव्यू में कि सीपीसी, देखो सीपीसी के 2 हिस्से हैं, एक है सेक्शंस, एक है ऑर्डर्स, और ऑर्डर्स के अंदर होते हैं रूल्स, ठीक है। सीपीसी को अमेंड करने की पावर किसके पास है? सीपीसी को अमेंड करने की पावर किसके पास है? अब इसके 2 आंसर हैं। पूरे सीपीसी को, एंटायर सीपीसी सेक्शन प्लस ऑर्डर्स, इसको अमेंड कर सकता है आपका पार्लियामेंट। पार्लियामेंट सेक्शंस को भी अमेंड कर सकता है और ऑर्डर्स को भी अमेंड कर सकता है, लेकिन आपके जो सिर्फ ऑर्डर्स और रूल्स
इतने हिस्से को, सिर्फ ऑर्डर्स को जिसमें रूल्स आते हैं, इनको सिर्फ हाई कोर्ट अमेंड कर सकते हैं। मतलब सीपीसी को अमेंड करने की पावर, सिंपल फॉर्म में बताऊं, सीपीसी को अमेंड करने की पावर पार्लियामेंट के पास भी है और हाई कोर्ट के पास भी है। लेकिन पार्लियामेंट के पास जो पावर है वो पूरे सीपीसी को अमेंड करने की है। वो सेक्शंस में भी चेंज कर सकते हैं, रूल्स में भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो हाई कोर्ट की अमेंडिंग पावर है वो थोड़ी लिमिटेड है, वो सिर्फ रूल्स में चेंजेस कर सकते हैं और इसमें सेक्शंस में नहीं, सेक्शन में छेड़खानी नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ रूल्स में चेंजेस कर सकते हैं। दूसरा सवाल जैसे आप ये बताओगे ना, इंटरव्यूअर पूछेगा ये लिखा कहां पे है कि हाई कोर्ट सिर्फ रूल्स को अमेंड कर सकता है, लिखा कहां पे है पूरे सीपीसी में? सेक्शन 121 टू 131 एलएलएम एंट्रेंस में भी आता है, ये बहुत अच्छा सवाल है। 121 टू 131 जितने सेक्शन उसमें यही लिखा है कि रूल्स को अमेंड करने की पावर हाई कोर्ट के पास है और हाई कोर्ट कैसे कमेटी बना के रूल्स में अमेंड करती है। तो आई होप समझ आया, पार्लियामेंट पूरे सीपीसी को अमेंड कर सकता है और हाई कोर्ट सिर्फ आपके रूल्स को अमेंड कर सकता है। लिखा कहां पे है? 121 टू 131। अब इसमें एक चीज और है, ये आजकल ट्रेंड में है कि पूछ लिया जाता है कि सीपीसी कॉन्स्टिट्यूशन में कहां मेंशन है। कॉन्स्टिट्यूशन में सीपीसी कहां मेंशन है? कॉन्स्टिट्यूशन में सीपीसी कहां मेंशन है? कॉन्स्टिट्यूशन में सीपीसी मेंशन है लिस्ट 3 कंकरेंट लिस्ट, एंट्री नंबर 13। लिस्ट 3 कंकरेंट लिस्ट जिसको आप कहते हो शेड्यूल 7 की लिस्ट 3 एंट्री नंबर 13। शेड्यूल 7 की लिस्ट 3 एंट्री नंबर 13 सीपीसी यहां पे मेंशन है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो समझ आया, ये चीज होती है बेसिक। अगर आपको अब ये बेसिक्स पता चल गए हैं तो इट मीन्स अब आप बेसिक इंटरव्यू लेवल पे तो कभी फेल नहीं होने वाले, क्यों? उन्होंने पूछना यही है, उनके पास टाइम नहीं है कि आपसे बैठा के रेस जुडिकाटा, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा पूछते रहेंगे। वो तो कहेंगे मुझे छोटी छोटी बातें बता दे, मैं उससे जान लूंगा कि ये स्टूडेंट कितना डीप में समझता है और कितने डीप में चीजें पढ़ता है। अगर उसको ढंग से पढ़ने की आदत है, इट मीन्स वो मेरा काम, अगर मैं उसको जॉब दूंगा तो वो काम भी ढंग से करेगा, ऊपरी तरीके से नहीं करेगा। ये चीज होती है ढंग से पढ़ने का तरीका, साथ में आपके एग्जाम्स भी निकल जाते हैं। आई होप अगर आपको समझ आया हो। अभी हम इसके और बेसिक्स के चैप्टर अपलोड करेंगे, मिस नहीं करना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। हम आपको लेटेस्ट जो भी एलएलबी से रिलेटेड वैकेंसीज है वो भी बताएंगे, और जो जो हमसे हेल्प हो सकेगी, जिस सब्जेक्ट को आपको समझना हो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम उसके बारे में आपको अपडेट कर देंगे, वो सब्जेक्ट के आपको नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।